Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we will be starting our unit 4 LLP, that is Limited Liability Partnership. So what is Limited Liability Partnership? देखो इससे समझ आ रहा है Limited Liability एंड इट इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप. मतलब ये है तो पार्टनरशिप, लेकिन इसमें क्या है, लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड है. वैसे जो हमारा पार्टनरशिप होता है द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, उसमें क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है. मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है पार्टनरशिप फर्म में रिलेटेड टू फिनेंस, पैसे की कमी हो जाती है, तो पार्टनर्स जो हैं अपने पर्सनल पैसा अपने फर्म में लगाते हैं. ठीक है, वो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में होता है. लेकिन इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ये होता है कि कोई भी पार्टनर लायबल नहीं है कि अपने पर्सनल असेट्स, अपना पर्सनल पैसा अपनी कंपनी में लगाए. ठीक है, लिमिटेड ही रहेगा. जितना भी उन्होंने अपना इस एलएलपी अग्रीमेंट में अपना जितना भी शेयर लिखा हुआ है, सिर्फ उतनी ही लिमिट तक दे विल बी लायबल टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, बेसिक मीनिंग इसका ये है. तो लिमिटेड लायबिलिटी हमारे कौन से टाइप और या फिर कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में होती है? कंपनी में होती है. हमने पढ़ा हुआ है ना बिजनेस स्टडीज में कि कंपनी में क्या होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है. तो इससे वी कैन कंक्लूड कि एलएलपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप. ठीक है, मतलब जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कंपनी के और जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स एक पार्टनरशिप के हैं, उन दोनों को कंबाइन करके हमने न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस जनरेट किया है, जिसे हम एलएलपी बोलते हैं. ओके, सो आगे देखते हैं. LLP is a new form of business entity that enable professional expertise and entrepreneur initiative to combine, organize and operate in a innovative and efficient manner. मतलब ये एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी मिलेंगी. ठीक है, और एक एंटरप्रेन्योर वाला इनोवेशन भी मिलेगा. कैसे? देखो, जो हमारा पार्टनरशिप होता है उसमें सब नॉर्मल मतलब पार्टनर्स ही होते हैं, उनमें कोई एक्सपर्टीज नहीं होती. लेकिन एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं ना, वी कैन एक्सपेक्ट कि उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हो सकती है. क्यों? क्योंकि एलएलपी ज्यादातर स्मॉल बिजनेस के लिए यूज होता है या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए यूज होता है. जैसे चार्टर अकाउंटेंट की कोई फर्म हो गई या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट की फर्म हो गई, एडवोकेट, तो वो सब एलएलपी बनाते हैं. ठीक है ना, मिलके. मतलब बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साथ आ गए और उन्होंने अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट कर दी. तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल है ना, वो एक्सपर्ट है ना. ठीक है ना, तो एलएलपी एनेबल्स द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. और एंटरप्रेन्योर वाला जो उसका इनोवेशन है वो भी आता है. ओके, then the advantage of limited liability of a company and the flexibility of organizing their internal management on the basis of mutually arrived agreement as it in case of partnership firm. मतलब जो लिमिटेड लाइबिलिटी है वो कहाँ से लिया है हमने? कंपनी से. और जो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट होता है पार्टनरशिप में, उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कि सारे पार्टनर्स अपने आप ही बैठ के साथ में डिसीजन ले लेते हैं, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती. तो दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स आ गए कि फ्लेक्सिबिलिटी हमने पार्टनरशिप से ले ली और लिमिटेड लाइबिलिटी हमने कंपनी से ले ली. उन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमारा न्यू फॉर्म जनरेट हुआ, दैट इज एलएलपी. तो कंपनी के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स में हमने ऐड करा पार्टनरशिप के सारे पॉइंट्स, जिससे हमें क्या मिलता है? हमारा एलएलपी. तो एलएलपी कैन बी फॉर्म टू कैरी आउट लॉफुल बिजनेस. हमेशा लॉफुल बिजनेस के लिए ही तो स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो एलएलपी है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. लेकिन जो हमारा पार्टनरशिप, हम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म होता है, हमें पता है वहां पे इट इज ऑप्शनल कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना है या नहीं कराना. दिस इज टोटली अप टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. लेकिन एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है इट इज कंपलसरी. तो जब रजिस्टर कोई भी कंपनी कब होती है? जब वो लॉफुल बिजनेस कर रही होती है ना. इलीगल होगा तो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो इलीगल है, हम इसे रजिस्टर नहीं कर रहा है. तो एलएलपी में इट इज समझ में आ रहा है ना कि इसमें इलीगल बिजनेस हो ही नहीं सकता. तो लॉफुल बिजनेस के लिए हम एलएलपी बनाते हैं. The next is under section 21E of LLP Act, the term business has been defined to include every trade, profession, service and occupation.
मतलब एलएलपी का जो एक्ट है ना, उसमें बिजनेस डिफाइन किया हुआ है कि लॉफुल बिजनेस क्या होता है। लॉफुल तो वी नो कि जो सारी चीजें इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन बिजनेस जो है, बिजनेस हमारे एक्ट में डिफाइंड है कि सारे ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विसेज एंड ऑक्यूपेशंस इंक्लूड हैं, मतलब हर कोई एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है या एलएलपी फॉर्म कर सकता है। So LLP is usually suited for the small and medium entrepreneurs in a business or like business और इंडस्ट्री, जो भी हमारे स्मॉल और मीडियम बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं उसमें हमारा एलएलपी सूटेड है। अगर थोड़ा लार्ज है ना, तो इट्स बेटर टू गो फॉर कंपनी रेदर देन स्टार्टिंग अ एलएलपी। अगर लार्ज है, ज्यादा हमारा लार्ज फर्म क्रिएट हो रहा है, तो एलएलपी से ज्यादा अच्छा हमारा फिर कंपनी रहता है उस पे, क्योंकि लाइक ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती है ना कंपनी में, तो इट इज सेफर फॉर यू। अगर आपका ज्यादा लोग हैं तो गो फॉर कंपनी। तो जो एलएलपी है, इट इज सूटेड फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, ओके, एंड टू द प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक चार्टर अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स एंड सेम। मतलब कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं तो उनके लिए एलएलपी इज अ गुड ऑप्शन रेदर देन ओपनिंग कंपनी या फिर गोइंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म जहां पे बिल्कुल लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो इट्स बेटर टू गो फॉर एन एलएलपी, क्योंकि वापस आपको सेफ्टी मिल रही है कि आपकी जो लाइबिलिटी दैट इज टू सम एक्सटेंट, सिर्फ एक एक्सटेंट है, लिमिटेड है ना। तो एलएलपी सूटेबल किसके लिए है? आई होप यू अंडरस्टैंड। देन फीचर्स ऑफ एलएलपी एक्ट, मतलब जो एलएलपी एक्ट के फीचर्स हैं हम यहाँ पे सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, ओके। So the first is LLP shall be a corporate, body corporate and a legal entity separate from its partner। मतलब जो LLP हमारी फॉर्म होगी LLP एक्ट में, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, मतलब उसकी एक एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है। वो इनकॉर्पोरेट की जाएगी, उसे स्टैब्लिश किया जाएगा, उसे लेकर आया जाएगा सबकी नजरों में, निगाहों में या फिर लॉ की आइज में। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है जिसकी भी एग्जिस्टेंस हो in eyes of laws। The next is any two or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आए, ठीक है, नॉट लेस देन वन, सॉरी नॉट लेस देन टू। दो लोग तो होने ही चाहिए और उससे ज्यादा टू फॉर्म एन एलएलपी, क्योंकि पार्टनरशिप जो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है उसमें भी हमने पढ़ा है टू और मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। तो सेम यहाँ पर भी दो या दो से ज्यादा लोग हमें एलएलपी के लिए चाहिए, और उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट फॉर्म एन एलएलपी। एलएलपी का मेन मकसद हमारा यही होना चाहिए, टू अर्न अ प्रॉफिट। द नेक्स्ट इज द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ एन एलएलपी। मतलब सभी की जो राइट्स एंड ड्यूटीज है ना, सब इट शुड बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इक्वली या फिर एज डिसाइडेड इन द एलएलपी एग्रीमेंट। सो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होनी चाहिए सब पार्टनर्स की। देन एलएलपी विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स। मतलब यहाँ पे देखो, जो एलएलपी फॉर्म होगी ना, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, मतलब जो पार्टनर्स हैं वो अलग लायबल हैं और जो एलएलपी है वो अलग लायबल है। एलएलपी की एक अपनी खुद की एग्जिस्टेंस है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अगर एलएलपी फॉर्म हो गई तो वो एक एलएलपी है, ठीक है। उसके जो पार्टनर्स है ना, उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब एलएलपी खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करेगी, साइन तो नहीं कर सकती क्योंकि इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसकी कॉमन सील होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने पार्टनर से अलग है, लेकिन जो उसकी लाइबिलिटी है ना सिर्फ एलएलपी की, वो हमारी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड क्या मतलब? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है विद रिलेटेड टू द फाइनेंस या फिर क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, तो एलएलपी का सब कुछ बिक सकता है। उसकी टेबल, चेयर, जितने भी असेट्स हैं, बिल्डिंग वगैरह जिसमें काम हो रहा है, सब कुछ बेच के हमें अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा। तो एलएलपी की जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो उसके पार्टनर्स है ना, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। पार्टनर्स आर सेफ, ठीक है, लेकिन एलएलपी की जो है अनलिमिटेड है। कोई भी दिक्कत आती है तो एलएलपी को पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे उसको अपनी बिल्डिंग बेचनी पड़े या फिर जो भी असेट्स हैं वो बेचने पड़े। द नेक्स्ट इज नो पार्टनर्स वुड बी लायबल ऑन द अकाउंट
of the independent or unauthorized actions of other partners or their misconduct। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। अगर एक पार्टनर ने कोई गलती करी है, ठीक है, तो दूसरे पार्टनर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो पार्टनर अकेला ही लायबल है। हमारा जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म था उसमें क्या था कि अगर एक पार्टनर की गलती है तो सभी को वो चीज बेयर करनी पड़ेगी, हर किसी को लायबल माना जाएगा। लेकिन एलएलपी में ये है जिसने स्टेप लिया है उसी की गलती है, बाकी पार्टनर्स की कोई गलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनर है एलएलपी का, उसने कुछ डिसीजन लिया जो इलीगल है, ठीक है, और ये चीज लॉ की आइज में आ गई कि भैया इस एलएलपी में से पार्टनर ए ने एक गलती करी है जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो सिर्फ उस पार्टनर की ही पनिशमेंट होगी हमारे लॉज में, बाकी जो पार्टनर्स हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। उस पार्टनर को चाहे एलएलपी से निकालना पड़े, चाहे उस पार्टनर को जेल हो या फिर उसको पैसे देना पड़े, वो उसकी अलग से लायबिलिटी है। बाकी पार्टनर्स का कोई लेना देना नहीं है। सब पार्टनर्स अपने एक्शंस के लिए खुद अकेले जिम्मेदार हैं। दे आर लायबल फॉर देयर एक्शंस। ऑल द पार्टनर्स आर लायबल फॉर देयर एक्शंस इंडिपेंडेंटली। The next is every LLP shall have at least two partners. It shall have at least two individuals as designated partners of whom at least one shall be resident of India. मतलब LLP के कम से कम दो पार्टनर्स तो होने चाहिए, टू और मोर पार्टनर्स होने ही चाहिए, और हमें तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो होते हैं जो सारी लीगल और लॉफुल चीजें जो होती है ना वो देख रेख करते हैं एलएलपी में। जितनी भी हमारे लॉ के काम होते हैं या फिर कोर्ट की जो भी चीजें मैनेज करनी होती हैं, लीगल कंप्लायंसेस जो होती है ना, वो सारी जो चीजें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स देखते हैं, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो हैं वो एलएलपी के सारे पार्टनर्स मिलके ही उन लोगों को, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को वोट करते हैं कि यस वी वांट ए एंड बी टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ आवर एलएलपी, ठीक है। तो ये म्यूचुअल डिसीजन होता है। अगर सब लोग एक म्यूचुअल डिसीजन पे नहीं आ रहे तो सभी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट वी नीड टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जिसमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, चाहे दूसरा फॉरेनर है या कोई भी है, लेकिन एक तो इंडियन होना ही चाहिए। Then the seventh point is there shall not be any upper limit on number of partners in an LLP। मतलब मिनिमम लिमिट तो 2 है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है, कोई डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 1000, 2000, 5000 कितने भी पार्टनर्स एलएलपी में हो सकते हैं। Then 8th point is the LLP shall be under an obligation to maintain annual accounts। तो देखो अब हमारी जो LLP है उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो अब ये लॉ की आइज में आ गई। अब जब ये लॉ की आइज में आई है तो ऐसे सारे लीगल चीजें जो हैं इन अ कंट्री वो करनी ही पड़ेंगी, जैसे टैक्स रिटर्न भरना है, अपनी फाइनल स्टेटमेंट्स दिखानी है, ऐसे अकाउंट्स जो है ना उसके एनुअल अकाउंट्स वो भी मेंटेन करने पड़ेंगे एलएलपी को। एक जो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होता है उसमें नहीं हमें मेंटेन करना पड़ता, लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एन एलएलपी टू मेंटेन देयर अकाउंट्स एनुअली। द नेक्स्ट इज द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिट। अब अपने अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट ने खुद बनाए वो इंटरनल जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, लेकिन अब उसे ऑडिट करना पड़ेगा। और ऑडिट कौन करेगा? बाहर की पार्टी, मतलब एक्सटर्नल कोई, जैसे सीए हो गया, ठीक है ना, तो वो एक्सटर्नल होना चाहिए, वो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए, और वो ऑडिट होने ही चाहिए। इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी फॉर एन एलएलपी। देन अ फर्म, प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड public company is allowed to be converted into LLP in accordance with the provisions of the act। मतलब जो फर्म है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है या फिर एक प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है, ये तीनों अलाउड हैं कि ये फ्रॉम देयर पुराना वाला जो उनका फॉर्म ऑफ बिजनेस है उससे वो कन्वर्ट होके LLP बन जाए, ठीक है। तो इट इज अलाउड सिर्फ फर्म, प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कि वो अपना बिजनेस फॉर्म चेंज करके एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती हैं। 11th इज वाइंडिंग अप ऑफ एनएलपी में बी ईदर वॉलेंट्री और बाय द ट्रिब्यूनल। मतलब जो अगर हमें बंद करना है एलएलपी को, ये 2 ही केसेस में हो सकता है, या तो वॉलेंटरी हो, मतलब पार्टनर्स खुद बोलें कि यस हमें हमारा काम नहीं चल रहा है, अब हमें इसे शट डाउन कर देना चाहिए, या फिर कोर्ट बोले कि भैया आपकी जो एलएलपी है
इट इज़ नॉट कंप्लायंस विद द एक्ट, या फिर ये अनलॉफुल बिहेवियर चल रहा है, या फिर इसने अपने पैसे नहीं दिए हैं, इंसॉल्वेंट है, या कोई भी ग्राउंड्स पे ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट बंद कर सकता है, वो फिर कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाएगी। जब कोर्ट ने एक बार ऑर्डर दे दिया ना कि आपको एलएलपी अपना शट डाउन करना है, तो शट डाउन करना ही पड़ेगा। सो दिस कैन बी द डेफिनेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इज अ बॉडी कॉर्पोरेट which is an artificial person having a separate legal entity with a perpetual succession, a common seal and carrying limited liability। तो इस डेफिनेशन से हमें इसके एलएलपी के फीचर्स मिल गए। ठीक है, देखो फीचर्स ऑफ एन एलएलपी, फीचर्स ऑफ एलएलपी एक्ट, नेचर ऑफ एलएलपी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। तो आप ना उन सब में ये पॉइंट्स लिख सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो यही आप अराउंड 8-10 पॉइंट लर्न कर लेना जो आपका सब में आ सकता है, चाहे आप नेचर लिखो, फीचर्स लिखो, चाहे एलएलपी के लिखो, एलएलपी एक्ट के लिखो। ओके, तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलएलपी। द फर्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जिसकी कैपेसिटी हो टू होल्ड प्रॉपर्टी, या फिर किसी पे स्यू करना, या उस पे हम केस कर दें, मतलब उसका एक खुद का नेम होना चाहिए, है ना, जो जिसको एक लीगल एंटिटी दे दी गई है लॉ की आइज में, जिसको एक एग्जिस्टेंस आ गई है, उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जब जैसे किसी का बर्थ होता है तो हम कहते हैं इट केम टू एन एग्जिस्टेंस। सेम जब एलएलपी बनती है तो हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, मतलब अब एलएलपी का जन्म हो गया है तो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब इट कैन एक्ट लाइक एन आर्टिफिशियल पर्सन। द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब जैसे एक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन क्या करता है, जब बॉर्न होता है तो हम कहते हैं कि वो पैदा हुआ है, लेकिन जब एलएलपी कम इनटू एन एग्जिस्टेंस तो उसे हम बोलते हैं कि यस नाउ दिस एलएलपी जो है अब एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब जो एक इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन जो होता है, नेचुरल ह्यूमन, हम जो है, हम जो चीजें कर सकते हैं वही एलएलपी भी कर सकती है। अब वो सांस वगैरह तो नहीं ले रही है ना, ठीक है ना, तो वो एक नेचुरल पर्सन नहीं हो सकती है, ठीक है, ना ही उसकी कोई टेंजिबल एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ पेपर्स पे ही है ना कि एलएलपी है, कुछ एक कंपनी है कुछ, ठीक है, तो इसलिए हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। अब जो एक इंसान सारी चीजें कर सकता है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ अ पार्टनर, मैं एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकती हूँ, ठीक है, फिर मैं कोई भी लीगल डिसीजन ले सकती हूँ, या फिर मैं किसी चीज को बाय कर सकती हूँ, कुछ सेल कर सकती हूँ, किसी को स्यू कर सकती हूँ, या कोई मुझ पे केस कर सकता है ना, एज अ नेचुरल पर्सन। ऐसे ही एलएलपी के साथ भी होता है, एलएलपी को भी सारी वही जो एक नेचुरल ह्यूमन को पावर होती है ना, वही एलएलपी को भी पावर दे दी जाती है, इसलिए हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। अब देखो एलएलपी के तो कोई हाथ है नहीं, तो वो साइन कैसे करेगा, तो एलएलपी का जो है कॉमन सील बना देते हैं हम, ठीक है ना। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कॉलेज या स्कूल है, तो हमारी जो मार्कशीट वगैरह होती है उसमें स्टैंप तो लगा होता है ना, फिर उसके बाद कोई ऑथराइज्ड पर्सन के साइन होते हैं, तो जो स्टैंप होता है दैट इज कॉल्ड सील। ऐसे ही एलएलपी की भी सील होती है। कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जब तक उसमें एलएलपी का सील नहीं लगा होगा, स्टैंप नहीं लगा होगा, जब तक हम नहीं मानेंगे कि ये लीगल है या फिर उस एलएलपी का ही है, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन लेते तो पार्टनर्स ही हैं, लेकिन किसके नाम पे लेते हैं, एलएलपी के। हम एलएलपी को एज एन आर्टिफिशियल पर्सन समझ के चलते हैं कि अगर कोई गलती होगी तो हम एलएलपी पे ही स्यू करेंगे, ठीक है। तो एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसके पार्टनर्स की अलग पहचान है और हमारी एलएलपी की अलग पहचान है। अगर कोई गलती कोई पार्टनर कर रहा है तो वो एलएलपी उसके लिए लायबल नहीं है, और अगर एलएलपी की कोई गलती हो रही है तो पार्टनर्स उसके लिए लायबल नहीं है। पार्टनर्स की लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड तक है, और सारी लायबिलिटी जो है हमारी एलएलपी की ही होगी। एलएलपी अलग है, पार्टनर्स अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब परपेचुअल सक्सेशन। मैन में कम, मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। वही चीज यहाँ पे लगेगी कि पार्टनर आए जाए, मरे या फिर कुछ भी हो, एलएलपी का कुछ नहीं होगा, एलएलपी वहीं के वहीं रहेगी।
जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता था कि अगर कोई पार्टनर मर गया है तो डिसॉल्व हो जाता है पार्टनरशिप, फिर चाहे आप न्यू बनाओ, अगर एडमिशन हो रहा है पार्टनर का तो फिर उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एलएलपी में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एलएलपी में जो चीज़ है जैसी है वैसे ही चलेगी, चाहे पार्टनर ऐड हो चाहे पार्टनर जाए, ठीक है। तो किसी भी पार्टनर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई रिटायर हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, या किसी की डेथ हो रही है, या किसी को एडमिशन हम दे रहे हैं अपने एलएलपी में, एलएलपी वैसे ही चलेगी, ठीक है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन नेक्स्ट इज कॉमन सील। जैसे हम ह्यूमन के पास सिग्नेचर करने का पावर होता है, ऐसे एलएलपी के पास कॉमन सील होती है। लेकिन कॉमन सील लेना फॉर एन एलएलपी इट इज एन ऑप्शनल, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। देन लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स की तो लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन अगर एलएलपी फॉर्म की बात करें तो वहां पे उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ये चीजें याद रखनी है कि पार्टनर्स की तो लिमिटेड है लेकिन फर्म की अनलिमिटेड है। सो हु कैन बी द पार्टनर ऑफ एन एलएलपी, कौन एलएलपी का पार्टनर हो सकता है। मतलब एक एलएलपी हम बना रहे हैं ना, उसमें पार्टनर्स हैं, इंडिविजुअल्स तो होते ही हैं, इंडिविजुअल्स के अलावा भी कोई पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग, एक इंडिविजुअल मतलब एक इंसान, मतलब जो किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर उसका मेन काम ही हमारा एलएलपी का है, तो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं पार्टनर ऑफ एन एलएलपी। देन इंडियन कंपनी या फिर कोई अदर एलएलपी, मतलब कोई भी इंडियन कंपनी हो सकती है, फॉर से टीएनसी हो गई हमारी, या फिर ये टाटा हो गया, या फिर रिलायंस हो गया, तो ये लोग पार्टनर हो सकते हैं ऑफ एन एलएलपी। जो न्यू एलएलपी आ रही है ना उसमें पार्टनर बन सकते हैं, वो ऑलरेडी उनकी कंपनी चल रही है, लेकिन यस वो कंपनी एज अ कंपनी दे कैन बी अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी। या फिर कोई और एलएलपी जो ऑलरेडी एक एलएलपी काम कर रही है, फॉर से कोई चार्टर अकाउंटेंट फर्म है जो एज एन एलएलपी एस्टैब्लिश्ड है, अब एक सीए फर्म ओपन हो रहा है, तो वो जो है ना हमारी एलएलपी, वो न्यू जो एलएलपी अब बन रही है ना सीएस फर्म की, उसका पार्टनर हो सकती है। देन नेक्स्ट इज कोई भी फॉरेन एलएलपी, इंडियन एलएलपी तो है ही, फिर कोई फॉरेन एलएलपी, फिर ऐसे ही कोई फॉरेन कंपनी। तो हम 3 ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकंड इज कंपनी, थर्ड इज एलएलपी, ठीक है। अब कंपनी कौन सी, या तो इंडियन होगी या तो फॉरेन होगी, ठीक है। ऐसी एलएलपी अब इंडियन होगी या फॉरेन होगी। तो एक ब्रॉडर डिवीजन हम 3 में कर सकते हैं, वैसे 5 हैं, ओके। सो आई होप आपको ये इजीली याद हो जाएगा। देन कौन डिस्क्वालिफाइड है फॉर बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी, मतलब किसको अथॉरिटी नहीं है टू बी अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी। तो फर्स्ट वन इज he has been found to be an unsound mind by the court, मतलब कोई भी पागल लूनाटिक इंसान जो है उसे हम नहीं बना सकते अपनी एलएलपी का पार्टनर। एक साउंड माइंड इंसान होना चाहिए एलएलपी का पार्टनर। तो अनसाउंड माइंड डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ है। द नेक्स्ट इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब जैसे कोई एक बंदा है जो पहले से ही कर्जदार है और उसने अपने सारे जो कर्जे हैं वो नहीं चुकाए, ठीक है, जितने भी उसके डेट्स हैं स्टिल उसने अभी पे नहीं करे हैं, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब अभी वो अपनी इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं हो पाया, अभी तक वो इंसॉल्वेंट है, अभी तक वो कंगाल है। जब तक वो सारे अपने पैसे, अपने सारे डेट्स, अपना सारा कर्जा पे नहीं कर देता, जब तक हम उसे पार्टनर नहीं बनाएंगे। अगर वो पहले से ही कर्जदार है भाई, वो एलएलपी में कैसे पार्टनर बन सकता है ना, मतलब उसके पास तो कुछ है ही नहीं लाइबिलिटी देने के लिए अपने बिजनेस में, वो पहले से इतना कर्जदार है, पहले अपने कर्ज चुकाओ और फिर एलएलपी के पार्टनर बनो। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वो है जो पहले से ही कर्जदार है और जिसने अपने डेट्स विद इन द टाइम पे नहीं करे हैं। देन नेक्स्ट इज ही हैज अप्लाइड टू बी एडजज्ड इंसॉल्वेंट, मतलब जैसे उसके कुछ एक्टिविटीज को देख के वी हैव जज्ड कि इंसॉल्वेंट हो सकता है कमिंग फ्यूचर में, जो उसके अवेलेबल फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी क्रेडिटर ने मुझे बता दिया कि ए जो है आप उसको अपना पार्टनर बनाने जा रहे हो, लेकिन दिस ए पर्सन पहले से ही मेरा डेटर है, इसको 1 लाख रुपया मुझे देना है, तो मैंने पहले ही जज कर लिया कि भैया इसको 1 लाख रुपए इसका देना है फॉर से राम का, तो हो सकता है इसे शाम के भी पैसे देने हो, और 1 लाख का मुझे पता चला है इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो मैंने उसकी एक्टिविटीज से, कुछ अवेलेबल फैक्ट से जज कर लिया कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है या फिर ये फ्यूचर में जल्दी से इंसॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है।
तो उससे भी हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज LLP वर्सेस ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, काफी बार आ जाता है एग्जाम में। इजी तो है पर यस इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटिंग एक्ट। जो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है वो कौन से एक्ट के अंडर रेगुलेट होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1913। लेकिन LLP का जो एक्ट है वो अलग से एक्ट बना हुआ है, 2008 LLP एक्ट। द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। LLP में 2 और मोर हो सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में 2 और मोर हो सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है 50 डिफाइंड है, ठीक है। द नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में यस, जो हमारे पार्टनर्स हैं वो LLP से अलग हैं, उनकी लाइबिलिटीज अलग हैं, लेकिन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी नहीं है फर्म की। पार्टनर और फर्म एक दूसरे की एक्टिविटीज के लिए लायबल होते हैं, तो उनका जो है जॉइंट रहता है लीगल एंटिटी, यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में तो नेम से ही पता चल रहा है कि लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है। जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है वहां पे हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लायबल नहीं है उसके एक्शंस के लिए। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। एक पार्टनर की अगर गलती है तो वो वही जो गलत बंदा है वही अपने एक्शंस के लिए लायबल है, ना ही दूसरे पार्टनर्स, ना ही LLP उसके एक्शंस के लिए लायबल होगी, ठीक है। तो हर पार्टनर के एक्शंस के लिए वो खुद ही लायबल है, यहाँ पे कोई भी पार्टनर एक दूसरे का एजेंट नहीं है। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में क्या होता है, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाता है, मतलब अगर एक पार्टनर की गलती है तो सभी को बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। The next is registration. LLP का registration is required and compulsory, whereas ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का ऑप्शनल होता है, मर्जी होती है कि पार्टनर्स को रजिस्टर कराना है या नहीं। The next is filing of statements of accounts. LLP में you have to file the prescribed statements, जैसे कि एक है statement of accounts and solvency, फिर annual return। ये सारी चीजें जो हैं LLP को ईयरली करनी होती हैं और इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करनी होती हैं, कंपलसरी है, ठीक है। लीगली LLP को कंप्लायंस टू द एक्ट करना पड़ता है और एक्ट में डिफाइंड है कि LLP को अपनी सारी स्टेटमेंट्स, एनुअल स्टेटमेंट, रिटर्न्स वगैरह फाइल करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करनी होती है एनुअली। लेकिन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में इट इज नॉट रिक्वायर्ड। फिलिंग ऑफ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड क्यों नहीं है? जब देखो रजिस्ट्रेशन ही ऑप्शनल है, मतलब आपको रजिस्टर करना है या नहीं करना, रजिस्ट्रेशन के बाद ही तो आप कंप्लाइंस होंगे ना विद द एक्ट। अगर आपने रजिस्टर करा ही नहीं तो अब आपकी मर्जी है कि आप करो ना करो। रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही हैं और आपको उसे प्रेजेंट करना ही है। इट इज टोटली ऑप्शनल। देन द नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप। LLP में क्या है, वाइंडिंग अप जो है एक अकेला पार्टनर नहीं कर सकता। यू एटलीस्ट नीड मेजॉरिटी 75% पार्टनर्स होने चाहिए जो एक साथ आए और बोले कि हमें ये LLP खत्म करना है। 3/4 पार्टनर्स ऑफ द टोटल पार्टनर्स, उनका कंसर्न चाहिए होता है अगर आपको एट विल पार्टनर LLP को वाइंड अप करना है, ठीक है। और जब भी वाइंड अप होगा यहाँ पे काफी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है ना, तो यू हैव टू फॉलो द लॉ, ठीक है ना। तो लॉ के बिल्कुल जैसे लॉ में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू वाइंड अप द LLP और सारी आपको स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, पूरा पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जब आप LLP को वाइंड अप करते हो, लेकिन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज भी कम होंगी। और अगर एक पार्टनर चाहे कि उसको पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराना है तो वो कर सकता है। वो बोलेगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप छोड़ रहा हूँ, तो वहीं पे पार्टनरशिप ऑन द स्पॉट डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। तो पार्टनरशिप में लीगल फॉर्मेलिटी, आपका जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है वहाँ पे कम लीगल फॉर्मेलिटीज रहती हैं और एक सिंगल पार्टनर कैन ऑल्सो वाइंड अप द पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं LLP वर्सेस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वर्सेस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, LLP वर्सेस LLC। तो द फर्स्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट। जो पार्टनरशिप का LLP का एक्ट है वो है LLP एक्ट 2008, वेयरएज कंपनी का एक्ट कौन सा चल रहा है, 2013। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी LLC चलेगी,
देन नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। एलएलपी में 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन जो हमारी एलएलसी है, कंपनीज में क्या होता है, पब्लिक कंपनी का है 7 और मोर, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मतलब मिनिमम लिमिट इज 7, लेकिन मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ये अब हमारा न्यू अमेंडमेंट है ना 2013 में, पहले कुछ और था। अब ये न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारी जो पब्लिक कंपनी है 7 या फिर इन्फिनिटी, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 2 से 200 तक हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। जो हमारा एलएलपी है, मैनेजमेंट उसके पार्टनर्स के अंडर ही आएगी। अब जो पार्टनर्स हैं वो ऑथराइज्ड होंगे बाय द सारे पार्टनर्स की कंसर्न से। जब एलएलपी बनाएंगे ना हम, तो जब भी हम सोच लेंगे कि हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं और ये वाले पार्टनर्स हमारा ये मैनेजमेंट देखेंगे, मतलब सभी को ड्यूटीज वो पहले से ही असाइन कर देंगे, और जिसको मैनेजमेंट की ड्यूटी असाइन होगी वही ऑथराइज पर्सन होगा कि सारा मैनेजमेंट का काम शाम देखे। और ये सारी चीजें हमें कहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, अपने एलएलपी के अग्रीमेंट में, ठीक है। एलएलपी अग्रीमेंट देखो, जैसे हमारा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, उसमें हमारा पार्टनरशिप डीड जो है ऑप्शनल होता है, लेकिन एलएलपी जब हम बनाते हैं ना तो हमारा एलएलपी एग्रीमेंट इज कंपलसरी। तो ये भी हमारा एक एलएलपी और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम। जब एलएलपी होता है, जब बन गया, फॉर्म हो गया, तो आपको ना .LLP या फिर .Limited Liability Partnership नाम के एंड में लगाना ही पड़ेगा। और कंपनी के केस में क्या होता है, जब पब्लिक कंपनी है तो आप एंड में लिख दो CO, और जब प्राइवेट कंपनी है तो आपको लिखना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो कंपनी के नाम के आगे आपको .कंपनी लगाना होता है या फिर .प्राइवेट लिमिटेड। ओके, द नेक्स्ट इज चार्टर डॉक्यूमेंट। तो एलएलपी का मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट, जिसमें हम सारी चीजें लिखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो होंगे, कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, कौन से मैनेजमेंट के पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स के नेम, एड्रेस, एक्सेट्रा। तो मेन डॉक्यूमेंट एलएलपी में हमारा एलएलपी एग्रीमेंट होता है, वेयर एज कंपनी में क्या होता है, हमारा मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।